Good morning, everyone. Welcome back to social science class. Dear students, today we will continue our chapter 2 from your economics book. The name of the chapter is People as a Resource. In our previous video, we have learned about the importance of education and medical care in the formation of human capital. लास्ट वीडियो के अंदर हमने इसको अच्छे से समझा था 2 एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू, शकल और विलास। ठीक है, उसी चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक के अंदर कि एजुकेशन और हेल्थ केयर इज़ अ वेरी मस्ट इन द डेवलपमेंट, इन द ग्रोथ ऑफ एनी पर्सन. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ द नेक्स्ट टॉपिक. In the two cases studies, we saw Sakal went to school, Vilas did not go. Sakal was physically strong और healthy. इन 2 केसेस के अंदर हमने क्या स्टडी किया कि सकल स्कूल गया, विलास स्कूल नहीं गया. सकल फिज़िकली भी क्या है, फिट है, हेल्दी है और उसे कोई नीड नहीं है डॉक्टर के पास जाने की, क्योंकि वो क्या है, फिज़िकली फिट. और विलास जो है एक पेशेंट है आर्थराइटिस का. ओके, विलास वाज अ पेशेंट ऑफ आर्थराइटिस. ही लैक द मीन्स टू विजिट द डॉक्टर. पेशेंट है और उसके ऊपर उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो डॉक्टर की फ़ीस को अफोर्ड कर सके. सकल acquired a degree in computer programming. Okay, Sakal found a job in a private firm while Vilas continued with the same work as his mother. He earned a meager income like his mother to support a family. In the case of Sakal, several years of education added to the quality of labor. तो सकल के जो शुरू से उसके पेरेंट्स ने एफ़र्ट्स किए उसकी एजुकेशन के ऊपर, तो जो लंबे समय का जो सेवरल ईयर्स का एजुकेशन था, उस एजुकेशन ने उसको रिटर्न में क्या दिया, क्वालिटी ऑफ लेबर. यानी कि लेबर वो भी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बट उसकी लेबर में जो क्वालिटी है, काम करने की क्षमता है, कैपेबिलिटी है, वो बेटर है than the poor laborer. This enhanced the total productivity. अब जब क्वालिटी ऑफ लेबर, ठीक है, बनी, लेबर की जो क्वालिटी थी वो अच्छी है, तो उससे जो टोटल प्रोडक्टिविटी है वो भी अच्छी होगी. टोटल प्रोडक्टिविटी से क्या होगा, एट द ग्रोथ ऑफ द इकॉनमी. फिर इकॉनमी को उस चीज़ का फ़ायदा होगा. This in turn plays an individual through salary or in some other form of his choice. बेटर एजुकेशन से, बेटर स्किल से क्या होगा, हर एक इंडिविजुअल पर्सन की सैलरी बेटर होगी. ठीक है, अपनी चॉइस का वो काम कर सकेगा. इन केस ऑफ विलास देयर कुड नॉट बी एनी एजुकेशन और हेल्थ केयर. Early part of his life he spent his life selling fish like his mother. एजुकेशन और हेल्थ की कमी की वजह से विलास सारी ज़िंदगी क्या करेगा, वही फ़िश बेचेगा जो उसकी मदर और फादर करते थे काम, वही काम वो करेगा. फिर ही डाज द सेम सैलरी. अब वो इनकम उतनी ही कमा पाएगा जितनी उसके फादर और मदर कमाते थे. ठीक है, तो उसका जो क्वालिटी ऑफ लेबर है वो इम्प्रूव्ड नहीं हुआ. वो अनस्किल्ड लेबरर की तरह, अपने मदर और फादर की तरह ता ज़िंदगी जो है वो काम करता रहेगा. ओके, तो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स वाया एजुकेशन और मेडिकल केयर कैन गिव द हाई रेट्स ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर. तो ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर जब इन्वेस्टमेंट की जाती है एजुकेशन और मेडिकल केयर की फॉर्म में,
तो फ्यूचर के अंदर क्या होता है, उसका रिटर्न भी हाई होता है. दिस इन्वेस्टमेंट ऑन पीपल इज द सेम एज इन्वेस्टमेंट इन द लैंड एंड कैपिटल. तो ह्यूमन कैपिटल के ऊपर इन्वेस्टमेंट सेम इन्वेस्टमेंट है एज लाइक लैंड एंड कैपिटल. जैसे हम लैंड और कैपिटल, जो वर्किंग कैपिटल है, फिक्स्ड कैपिटल है, उसके ऊपर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें फर्दर क्या मिलता है फ्यूचर के अंदर, बेनिफिट. अगर हम वर्किंग कैपिटल की बात करें या फिक्स्ड कैपिटल में हम मशीनरी ले लेते हैं कि खेतों के अंदर लोग मशीनरीज यूज़ करते हैं, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उस मशीनरी से वो आने वाले टाइम में क्या करेंगे, उससे ज़्यादा बेनिफिट लेंगे. लैंड के ऊपर कोई वर्क करता है, एग्रीकल्चर करता है, तो उससे भी बेनिफिट मिलता है. अगर हम खेती ना करें, फसलें ना बोएं, तो खेतों से हमें कोई आउटपुट नहीं मिलती. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है एग्रीकल्चर में, इन्वेस्टमेंट. ऐसे ही ह्यूमन के ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाती है और वो ह्यूमन जो ट्रेंड ह्यूमन है, रिसोर्सफुल ह्यूमन है, वो क्या करेगा, क्या देगा, हाई रेट्स इन रिटर्न ऑफ फ्यूचर. ए चाइल्ड टू with investments made on her education and health can yield high return in future in the form of higher earnings, greater contributions to the society. अगर एक बच्चे के ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाती है एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर, तो वो क्या करेगा, हाई रिटर्न देगा फ्यूचर के अंदर. किस फॉर्म में, उसकी अर्निंग बहुत ज़्यादा होगी. जैसे शकल की अर्निंग थी, कंप्यूटर में उसने क्या किया, एक सॉफ्टवेयर तैयार किया, उसको जॉब में प्रमोशन मिली, साथ साथ में उसकी सैलरी भी इंक्रीज़ हुई, तो उसकी अर्निंग बढ़ गई. विलास ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, सेम ऑक्यूपेशन को अडॉप्ट किया और वही उसका रूटीन का जो काम था उससे उतनी ही इनकम हुई जितनी उसके फादर और मदर कमाते थे. ग्रेटर कंट्रीब्यूशन टू दी सोसाइटी. अगर एक वेल ट्रेंड पर्सन है, ठीक है, वो क्या करेगा, सोसाइटी के अंदर भी अपनी कंट्रीब्यूशन, अपना योगदान देगा. एजुकेटेड पेरेंट्स आर फाउंड टू इन्वेस्ट मोर हैविली ऑन द एजुकेशन ऑफ देयर चाइल्ड. जो पढ़े लिखे माँ बाप हैं, एजुकेटेड पेरेंट्स हैं, वो क्या करेंगे, वो अपने बच्चों के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे. दिस इज़ बिकॉज दे हैव रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर देमसेल्व्स. क्योंकि उनको इस चीज़ की नॉलेज होगी, जो पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेशन की इम्पोर्टेंस का पता होगा, ठीक है, इसलिए वो क्या करेंगे, अपने बच्चों के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करेंगे. दे आर आल्सो कॉन्शियस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशंस और हाइजीन. एजुकेटेड लोग अपने बच्चों के न्यूट्रिशंस यानी कि उनके पोषण और हाइजीन क्या होता है, साफ़ सफाई, यानी उनकी हेल्थ के बारे में प्रॉपर ध्यान देंगे, कॉन्शियस होंगे, अलर्ट रहेंगे. दे अकॉर्डिंगली लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रंस नीड्स फॉर एजुकेशन एट स्कूल एंड गुड हेल्थ. वो अपने बच्चों की क्या करेंगे, इस तरीके से देखभाल करेंगे, उनका लुक आफ्टर करेंगे, ठीक है, उनको स्कूल भेजेंगे, उनकी हेल्थ के ऊपर पूरा ध्यान देंगे. वर्चुअस साइकिल इज़ थस क्रिएटेड इन दिस केस. और यहाँ पर भी वही वर्चुअस साइकिल, यानी कि एजुकेटेड पर्सन अपने बच्चों के ऊपर एजुकेशन पे, हेल्थ पे खर्च करेगा, तो उसकी इन्वेस्टमेंट उसको फर्दर क्या देगी, हाई इनकम देगी. ठीक है, तो ये एक साइकिल बन जाएगा. अब हमने विलास की स्टोरी में देखा कि उसका जो वर्चुअस साइकिल था वो क्या था, उसके फादर मदर गरीब थे, अनहेल्दी थे, और वही प्रॉब्लम सेम जो किसमें आ गई, विलास के अंदर. शकल के पेरेंट्स वेल अवेयर थे, एजुकेटेड थे, ठीक है, तो उसका जो फ्रूट्स था वो क्या मिला उनको, एक एजुकेटेड, उन्होंने अपने बच्चे को तैयार कर लिया, स्किल्ड तैयार कर लिया, और जो शकल है वो उनको हायर इनकम देगा फ्यूचर में, बल्कि विलास जो है वो नहीं देगा. तो यहाँ पर जो वर्चुअस साइकिल है वो तभी बनता है, ठीक है,
जब पेरेंट्स क्या होते हैं, एजुकेटेड। तो पॉजिटिव वर्चुअस साइकिल के लिए क्या ज़रूरी है, लोगों का पढ़ा लिखा होना। इन कॉन्ट्रास्ट ए विशियस साइकिल, ठीक है, विलास की स्टोरी में कौन सा साइकिल स्टार्ट हुआ, विशियस, मे बी क्रिएटेड बाय डिसएडवांटेज्ड पेरेंट। अब ये जो पेरेंट्स अनएजुकेटेड होते हैं तो उनकी फैमिली के अंदर कौन सा साइकिल चलता है, विशियस। ओके, विशियस साइकिल क्या होता है, दुष्प्रभाव, यानी कि वो खुद नहीं पढ़े विलास के पेरेंट्स, तो आगे विलास भी नहीं पढ़ा, तो ये उनकी फैमिली के अंदर विशियस साइकिल स्टार्ट हो गया। यानी कि किसी ने भी अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, अपनी उन सिचुएशन से, पॉवर्टी वाली सिचुएशन से वो बाहर नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेजेस रहता है पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करते। हु themselves uneducated and lacking in hygiene keep their children in a similarly disadvantaged state। तो जैसे वो खुद रहते हैं जिस माहौल में वो उनको रहने के लिए मजबूर किया जाता है, उनकी पॉवर्टी, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो है उनके बच्चों के अंदर भी सेम आ जाती हैं। कंट्रीज़ लाइक जापान, यहाँ एग्जांपल दे रहे हैं जापान का, हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्स। जापान बहुत छोटा सा एक कंट्री है, लेकिन वो एक डेवलप्ड कंट्रीज़ की कैटेगरी में आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जापान ने सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो किस पर की है, ह्यूमन रिसोर्स पर। दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्सेज, उनके पास कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है। दीज कंट्रीज़ आर डेवलप्ड रिच, बट उसके बावजूद भी ये कंट्री क्या है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं, रिच हैं। दे इम्पोर्ट द नेचुरल रिसोर्सेज नीडेड इन दियर कंट्री, जितने भी कंट्री के अंदर रिसोर्सेज चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज, वो क्या करते हैं, उनको इम्पोर्ट करते हैं, दूसरे देशों से मंगवाते हैं। हाउ डिड दे बिकम रिच एंड डेवलप्ड, फिर उसके बावजूद जब वो सारी चीज़ें बाहर से मंगवा रहे हैं तो वो इतने रिच भी हैं और डेवलप भी हैं। हाउ डिड दिस हैपन, दे इन्वेस्टेड ऑन पीपल, क्या किया है उन्होंने, पीपल्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट की है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। दीज पीपल हैव मेड सफिशेंट यूज़ ऑफ अदर सोर्सेज लाइक लैंड एंड कैपिटल, क्योंकि वो लैंड और कैपिटल को यूज़ करना जानते हैं, उनमें इतना स्किल है, एफिशिएंट है कि वो नेचुरल सोर्सेज को अपने लिए मोर यूज़फुल बना सकते हैं। एफिशिएंसी एंड द टेक्नोलॉजी इवॉल्व्ड बाय पीपल हैव मेड दीज कंट्रीज रिच एंड डेवलप। तो जापान कंट्री को डेवलप किसने बनाया, ठीक है, जो एफिशिएंसी है, टेक्नोलॉजी है लोगों के अंदर, जो उनकी पॉपुलेशन है वो वेल ट्रेंड है, वेल एजुकेटेड है, जिसकी वजह से क्या हुआ, जापान बिकम वेल डेवलप्ड और वेल एंड रिच कंट्री। ओके, ये एक्टिविटी हम अपनी कॉपी के अंदर करेंगे, ठीक है, जो आप साइड में देख रहे हो बेटा, तो इस एक्टिविटी को आपने कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मेन एंड वुमेन। इकोनॉमिक एक्टिविटी, अब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसा वर्क जिसके बदले में हमें क्या मिलता है, इनकम। ओके, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में वो सब एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जिनके बदले में हमें क्या मिलता है, पैसा। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी 2 टाइप्स की होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लाइक सकल और विलास, पीपल हैव बीन एंगेज्ड इन वेरियस एक्टिविटीज़। विलास और सकल का जस्ट एग्जाम्पल था हमें समझाने के लिए। इसी तरह पूरे कंट्री के अंदर लोग जो हैं वो अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं,
We saw that Vilas sold fish, Sakal got a job in the farm. Various activities have been classified into three main sectors. These sectors are very important. किसी भी कंट्री की अगर हम इकोनॉमिक की बात करते हैं, इकॉनमी की बात करते हैं, तो उसमें 3 सेक्टर आते हैं। मीन्स अगर कंट्री के अंदर कोई भी हम काम कर रहे हैं, ठीक है, उन कामों के हिसाब से बेस पर जो भी वर्क करते हैं उससे हम इनकम लेते हैं। वो वर्क जो है 3 कैटेगरीज़ में बांट दिए गए हैं। वो 3 कैटेगरीज़ क्या हैं? दीज आर 3 मेन सेक्टर्स। क्या है वो? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। यानी कोई भी एक्टिविटी हम करते हैं या कंट्री के अंदर जो पीपल्स हैं वो एक्टिविटी करते हैं, उन एक्टिविटी से उनको क्या मिल रहा है? इन रिटर्न दे गेन सैलरी, दे गेन इनकम। ओके, अब ये इनकम देने वाली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को 3 सेक्टर्स में क्लासिफाइड किया जाता है। अब ये 3 सेक्टर्स क्या हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। इनमें कौन कौन सी चीज़ें, ठीक है, इंक्लूड्स होती हैं, वो फर्दर स्टडी करेंगे हम। प्राइमरी सेक्टर्स इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री, फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग। अगर हम सिंपल वे में इसको समझना चाहते हैं तो प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है? वो सारी चीज़ें जो हम डायरेक्टली नेचर से लेते हैं। ओके, इसमें वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो रॉ मटेरियल की फॉर्म में होती हैं। ओके, अब यहाँ हम बात करें एग्रीकल्चर की, फॉरेस्ट्री की। तो एग्रीकल्चर में हम नेचर को यूज़ करके, ठीक है, वाटर को, लैंड को, सोयल को और सनलाइट को, ये सारी नेचर चीज़ों को यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं? क्या ग्रो कर रहे हैं? हम क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस सेक्टर में आती हैं? प्राइमरी में। जैसे बच्चा प्राइमरी स्कूल में, ठीक है, बेसिक एजुकेशन लेता है, 1 to 5th क्लास क्या रहती है? प्राइमरी। तो उसमें उसका बेस बनता है। तो एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, जितने भी ये पोल्ट्री, फिशिंग, ये सब जो फार्मिंग्स हैं, इवन की माइनिंग और क्वेरिंग। माइनिंग क्या होता है? मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना अंडर द अर्थ। ठीक है, क्वेरिंग क्या होता है? क्वेरिंग भी जैसे हम पेट्रोलियम निकालते हैं, नेचुरल गैस है, लिक्विड फॉर्म में है, ऑयल है, तो इनकी क्वेरिंग की जाती है। माइनिंग जो हार्ड सब्सटेंसेस हैं, जैसे आयरन है, कोल है, ठीक है, गोल्ड है, सिल्वर है, माइका है, ये सब माइनिंग में आते हैं। तो ये सब हमें क्या दे रहे हैं? रॉ मटेरियल। तो जो भी नेचर से डायरेक्ट रॉ फॉर्म में हम लेते हैं वो क्या हो जाती है? हमारी प्राइमरी। वो हमारे दूसरे सेक्टर्स का बेस बनता है। ठीक है, अगर प्राइमरी सेक्टर नहीं है तो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ का ही रॉ मटेरियल सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट सेक्टर हम समझेंगे मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग इज़ इंक्लूडेड इन दिस सेकेंडरी सेक्टर। इसमें क्या आ जाता है? मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना। जो भी हम एग्रीकल्चर से ले रहे हैं, फॉरेस्ट से ले रहे हैं, या एनिमल से, माइनिंग से, क्वेरिंग से, उन चीज़ों को रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना किस सेक्टर में आता है? सेकेंडरी सेक्टर में। यानी जितना भी हम कंस्ट्रक्शंस वर्क है, मैन्युफैक्चरिंग वर्क है, वो सारा सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूड होता है। ठीक है, और जो टर्शरी सेक्टर है उसमें क्या इंक्लूड है? ट्रेड, ट्रांसपोर्ट्स, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज़्म, सर्विस, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। थर्ड सेक्टर के अंदर वो चीज़ें आती हैं
जो प्राइमरी से सेकेंडरी में गई, ओके, यानी एग्रीकल्चर्स में जो भी हम पैदा कर रहे हैं, मान लो हम गन्ना ही पैदा कर रहे हैं, ओके, तो गन्ना कहाँ जाएगा? सेकेंडरी सेक्टर में। गन्ने से क्या बनेगा? गुड़ बनेगी, चीनी बनेगी, ठीक है। अब वो जो गुड़ और चीनी बन गई तो वो ट्रांसपोर्ट होकर, यानी कि फैक्ट्री से वो ट्रांसपोर्ट होगी और वो कहाँ जाएगी? थ्रू टर्शरी सेक्टर्स, कंज्यूमर्स के पास। टर्शरी सेक्टर में सारी सर्विसेज आ जाती हैं। अब ये लोग सर्विसेज क्यों दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर उनको सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्टर से क्या मिल रहा है? प्रोडक्ट मिल रहा है। अब उस प्रोडक्ट को लोगों तक पहुँचाना, सर्विसेज देना, उसे कहते हैं टर्शरी सेक्टर, ओके। द एक्टिविटीज़ इन दिस सेक्टर रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो टर्शरी सेक्टर है या प्राइमरी सेक्टर है या सेकेंडरी सेक्टर है, उसमें जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं तो वहाँ पर गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन होती है, और वो सेक्टर जो है थर्ड सेक्टर में आती हैं। दीज एक्टिविटीज़ ऐड वैल्यू टू दी नेशनल इनकम। अब टर्शरी सेक्टर में जो भी गुड्स और सर्विसेज और उनकी जो वैल्यू है, यानी कि जितना भी हम टोटल प्रोडक्शन करते हैं कंट्री के अंदर और टोटल जो सर्विसेज हैं, उसको अगर हम ऐड करें तो वो ऐड वैल्यू की फॉर्म में होता है, उनके प्राइस की फॉर्म में होता है, और वो प्राइस और वो वैल्यू क्या बढ़ाती है? हमारी जीडीपी, नेशनल इनकम को बढ़ाती है। जीडीपी क्या आता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अब ये यहाँ कहाँ से मिल रही है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन? जब हमारे देश में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में एक्टिविटीज़ हो रही हैं। दीज एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। ये सब एक्टिविटीज़ क्या कहलाती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैव टू पार्ट्स, मार्केट एक्टिविटीज़, नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। ऐसी एक्टिविटीज़ जिनको मार्केट में ले जाया जाता है। गुड़ से चीनी बनी, गन्ने से गुड़ बना, गन्ने से चीनी बनी। इसी तरह कॉटन से क्या बना? थ्रेड बना, और थ्रेड से फिर क्या हुआ? क्लॉथ की मैन्युफैक्चरिंग हुई। अब ये सारी जो आर्टिकल्स हैं, सारे जो प्रोडक्ट हैं, वो कहाँ गए? मार्केट में सेल होने के लिए कंज्यूमर के पास पहुँचे, और उसके बदले में क्या मिला? पैसा मिला, ठीक है, मनी मिली इन रिटर्न। तो ये जो भी एक्टिविटी जिसके बदले में हमें पैसा मिलता है, वो एक्टिविटीज़ क्या कहलाती हैं? मार्केट एक्टिविटीज़। अब ऐसी एक्टिविटी जिससे हमें कुछ गेन नहीं होता, कोई इनकम नहीं होती, उन्हें नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ बोला जाता है। मार्केट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व्स रेम्युनरेशन टू एनीवन हु परफॉर्म्स एक्टिविटी, ठीक है, फॉर पे और प्रॉफिट। रेम्युनरेशन क्या होता है? कोई भी हम काम कर रहे हैं, किसान फसल उगाता है, तो उसका जो परिश्रम है, जो उसने लेबर की, ठीक है, क्रॉप्स को ग्रो करने में, उसके बदले में उसको इनकम हुई, तो जो उसका रेम्युनरेशन है वो उसको मिलता है। तो मार्केट के अंदर किसी चीज़ का भी हम एग्जांपल ले लें तो मार्केट एक्टिविटीज़ में वो चीज़ें आ जाती हैं जिनके रिटर्न में हमें कुछ पैसा मिलता है, चाहे वो रेम्युनरेशन की फॉर्म में हो, ठीक है, चाहे प्रॉफिट की फॉर्म में हो, चाहे सैलरी की फॉर्म में हो। These include production of goods or services including government services. Non-market activities are the production for self consumption. अब नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ की बात आ जाती है, इसमें वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो सिर्फ सेल्फ कंजप्शंस के लिए होती हैं। These can be consumptions and processing of primary product or on account production of fixed assets. तो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में वो एक्टिविटीज़ आती हैं जिसके बदले में हमें कोई इनकम नहीं होती। अगर फार्मर जो है वीट ग्रो कर रहे हैं, तो जो वीट वो सेल्फ कंजप्शन के लिए रख लेता है, तो उससे उसको कोई इनकम नहीं होती। फार्मर जो सरप्लस उनके पास क्रॉप है या वीट है, उसको ही मार्केट में सेल करके
उसके बदले में पैसा ले सकता है। लेकिन जो सेल्फ कंजप्शन के लिए रख ली उसके बदले में उसको कोई पैसा नहीं मिलता। ठीक है, तो ऐसी एक्टिविटी जिसके रिटर्न में हमें कोई मनी नहीं मिलती, वो एक्टिविटी किस में जाती है? नॉन फार्म एक्टिविटी में। ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन, बेटा ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय।